नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान में समस्या के तत्वों का विश्लेषण। मतलब जब आप अनुसंधान कर रहे हैं तो जो आपका टॉपिक है उस पर क्या क्या तत्व और उसका विश्लेषण। तो जिन सिद्धांतों पर अनुसंधान आधारित होता है उसका अध्ययन करके उस समस्या की पूर्ण स्थिति का विश्लेषण करके उससे संबंधित तथ्यों का संग्रह कर यह निश्चित करें कि ये संगत है कि नहीं है। जो आपने तथ्य लिए हैं वो न्याय संगत हैं कि नहीं है, उनको पूर्ण रूप से संग्रहित कर उनको विश्लेषण करें। तथ्यों से उस संबंध को ढूंढना जो कठिनाई का मूल कारण होते हैं। तथ्य तथा व्याख्याओं में संबंध ढूंढना और समस्याओं में निहित अवधारणाओं की जांच करना है। मतलब क्या है, समस्या को पहले समस्या पे आप तथ्य ढूंढें, उनकी व्याख्या करें और उनसे संबंधित समस्याओं को उनमें निहित समस्याओं को देखें और फिर उनकी जांच करें। तो इन समस्याओं के तत्वों का विश्लेषण हम कई माध्यम से करते हैं, जैसे कि अध्ययन की समस्या की सीमा निर्धारित करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, आंकड़ों के साधन, मूलभूत धारणाएं, समस्या का महत्व, क्षेत्र का स्पष्टीकरण और समय सूचिका। इन बिंदुओं पर हम तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। तो समस्या का जो प्रश्न कथन रूप में होना चाहिए समस्या, या अथवा साधारण कथन के रूप में हो, उससे संबंधित प्रश्न भी साथ साथ करने चाहिए। इस प्रकार परिभाषीकरण में मूल समस्या को विभिन्न तत्वों में बांट लेते हैं। इससे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपकल्पना तथा सहायक कल्पना का निर्माण करते हैं। मतलब जब हम समस्या को ढूंढते हैं तो उन तत्वों में जब हम बांटते हैं तो उनको या तो हम उपकल्पना कहेंगे या सहायक उपकल्पना का निर्माण कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कि जब अभी हम किसी मूल समस्या का लेते हैं तो हम उदाहरण लेते हैं सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियों से कोई संबंध है। ये एक हमारा उदाहरण है कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का बालकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक रुचियों से कोई संबंध है। तो इसका विश्लेषण इस रूप में किया जाता है, क्या उच्च स्तर के छात्रों की रुचियां भी भिन्न होती हैं या निम्न स्तर के छात्रों की रुचियां भिन्न होती हैं, क्या शैक्षिक व्यावसायिक रुचियों में भी परस्पर संबंध होता है। इस तरीके से हम अपने तत्व बना सकते हैं। इस प्रकार से इस समस्या के कई पक्ष हो सकते हैं। तो मतलब आप इसमें से कई प्रश्न बना सकते हैं। आप इसको समस्या को बनाते चले जाएंगे, प्रश्नों को बनाते चले जाएंगे और समस्या का आपका समाधान होता चला जाएगा। तो सभी पर विचार करना होगा। जितने भी प्रश्न बनाएंगे उन सभी पर आप विचार करेंगे तो ये समस्या को बांध कर रखना होगा। इसमें समस्या का बोध होना निश्चित हो जाता है। जितना आप ढूंढेंगे उतनी समस्या आपको मिलती चली जाएगी। तो पहले आती है अध्ययन की सीमा निर्धारित करना। विभिन्न तत्वों के विश्लेषण के बाद उसकी समस्या को भी निश्चित करना होता है समय को। जैसे कि अभी तक आपको जो उदाहरण बताया कि अध्ययन केवल जो अभी हमने बताया कि शैक्षणिक या व्यावसायिक रुचियों से बालकों की आर्थिक स्थिति, तो ये हम आर्थिक स्थिति जो देखेंगे सामाजिक और आर्थिक स्थिति बालकों की, तो कहाँ देखें, तो इसकी हमें सीमा निर्धारित करनी होगी कि जैसे हम दुर्ग में देख रहे हैं तो दुर्ग में हम कहाँ कहाँ देखें, पर्टिकुलर दुर्ग में देखना है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमें अपनी सीमा निर्धारित करनी होगी, तभी हम इसको ढंग से कर पाएंगे और हमारा जो परिणाम होगा वो सही होगा। तो हमने इसको निर्धारित कर लेते हैं कि हम नगरीय छात्रों की तक सीमित रहेंगे। तो ये एक इस प्रकार से उसके सब रूप, क्षेत्र तथा पद्धति की सीमा निश्चित कर दी जाएगी, तब आपका लक्ष्य पूरा होगा और उस तत्वों का विश्लेषण आप ढंग तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। इस अवसर पर संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस समस्या के किन क्षेत्रों पर किसके द्वारा कब और इसमें देखना पड़ेगा कि कब और कितना कार्य किस पद्धति से किया गया है तथा कौन सा पक्ष अधूरा रह गया है जिसे हम अपने अध्ययन का विषय बनाएं। इससे पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है तथा आपका गहन
विशेषज्ञता स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि साहित्य का सर्वेक्षण करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा पक्ष रह गया है, किस पे कितना कार्य हो चुका है और कैसे हुआ है, उससे पुनरावृत्ति ना हो, तो आपका ये साहित्यिक सर्वेक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आंकड़ों के साधन। आंकड़ों के साधन तथा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, आपको स्पष्ट करना होगा कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने होंगे तथा किस प्रकार से संग्रह किए जाएंगे। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए किस विधि का तथा किन यंत्रों का प्रयोग होगा, वे उपलब्ध हैं अथवा बनाने होंगे, उनकी विश्वसनीयता है या वैधता भी है, ये भी सब देखना होगा। जब आंकड़े आप एकत्रित करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और वो जो साधन आपको चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं है, बनाने होंगे, उनकी विश्वसनीयता है कि नहीं है, इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। इन सभी के साथ साथ आंकड़ों को नियोजित करने के लिए भी किस विधि को अपनाएंगे, इसको भी स्पष्ट करना आपके लिए निश्चित करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूलभूत धारणाएं। मूलभूत धारणाएं प्रत्येक अनुसंधान कार्य की मूलभूत धारणाओं के साथ आरंभ होता है। अनुसंधान का फल इन्हीं धारणाओं की पुष्टि के अथवा विपक्ष में होता, पक्ष या विपक्ष में होता है। मान लीजिए कि अनुसंधान का विषय अध्यायों के समायोजन का अध्ययन है। इसमें अनेक धारणाएं हो सकती हैं, जैसे समायोजन में अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता या बुद्धि स्तर या उससे संबंधित कोई अर्थ, इन्हें देखकर ही हम परिभाषित पूरा कर सकते हैं। समस्या के परिभाषीकरण में वृत्त्या, निर्णय तथा अन्य विशेष शब्दों की व्याख्या भी आवश्यक है। ये समस्या को स्पष्ट करने और उसकी योजना बनाने में सहायक होंगे। जैसे मान लीजिए छात्रों की व्यक्ति रुचियों का अध्ययन कर रहे हैं आप, तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यक्ति रुचियों से हमारा तात्पर्य क्या है, अथवा विद्यालयों को संश्लिष्ट जीवन का छात्रों का उपलब्धि पर प्रभाव देखना चाहते हैं तो संश्लिष्ट जीवन और उपलब्धि के प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो मतलब क्या देखना चाहते हैं ये आपको स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समस्या का महत्व। समस्या का महत्व व उसकी उपयोगिता को देखते हुए सिद्ध करने के लिए यह स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है कि इसका अनुसंधान के परिणाम, शिक्षा, सिद्धांत तथा व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह स्पष्टीकरण किसी महत्वहीन या अनावश्यक अन्वेषण पर अनुसंधान प्रयासों का अव्यय होने से हमारी सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्षेत्र का स्पष्टीकरण। क्षेत्र का स्पष्टीकरण किसी समस्या को परिभाषित करने का अर्थ यह है कि उसके चरों और उससे प्रभाव पर सीमित बना दिया जाए और उसे अपने समान उन प्रश्नों से जो कि किसी आवश्यकता से संबंधित परिस्थिति में उपलब्ध होते हैं, विभिन्न लक्षणों में अंतर के आधार पर सुगमता पूर्वक पृथक कर लिया जाए। ये क्षेत्र है कि आप उसके सारे चरों को परिसीमित कर लें और जो सुगमता से उपलब्ध हैं उन्हीं को आप लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समय सूचिका। समय सूचिका का निर्माण आवश्यक है जिसमें शोधकर्ता के समय तथा शक्ति का व्यय सार्थक हो। परियोजनाओं को नियोजन बांटकर प्रत्येक भाग में पूर्ण करने के लिए, तिथियां सुनिश्चित करने के लिए उस परियोजना को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है और शोध कार्य में देर लगाने के सामान्य प्रवृत्ति को भी कमी आ जाती है। तो समस्या के हम उसका निर्धारण कैसे करेंगे समय का, जैसे कि हमने बताया था पहले उदाहरण में कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक रुचियों से क्या संबंध है। तो हम इसको बनाएंगे पहले सामाजिक स्तर। तो सामाजिक स्तर हमें कब देखना है, हमने बताया कि हम 7 डेज में सामाजिक स्तर को पूरा करेंगे। आर्थिक स्तर को हम 7 दिन में भी पूरा करेंगे, बालक के अलग, बालिकाओं की अलग। इस तरीके से हम कितने दिन में, कब, कैसे और कब तक हम इसको पूर्ण करेंगे। तो ये बनाने से क्या होता है कि जब हम कार्य क्षेत्र में निकलते हैं तो जैसे हमने सामाजिक स्तर को बताया कि हम 7 दिन में पूरा करेंगे, 23 अप्रैल से लेकर हम 30 अप्रैल तक इसको पूरा करेंगे। तो जब हमारे पास 30 अप्रैल निकट आती है तो हम उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं और कार्य हमारा समय पर खत्म हो जाता है। तो समय सूचिका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो किसी भी अनुसंधान योजना निर्माण का कार्य अत्यंत प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होता है, इसलिए
इस कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तथा उस समस्या के संबंध में संशोधन की आवश्यकता है तो वह समस्या अनुसंधान के योग बन सकेगी, जबकि एक प्रारंभिक परीक्षणात्मक अध्ययन कर लिया जाता है तब। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किया गया पारिभाषिक कार्य समस्या के स्पष्टीकरण में सहायक होता है और कार्य की रूपरेखा इतनी स्पष्ट होगी कि कार्य सरल और सुगम हो जाएगा आपके लिए। तो ये है अनुसंधान में समस्या के तत्वों का विश्लेषण। इन तत्वों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इनको विश्लेषण कर ही आप अपनी समस्या बनाएंगे तो आपका अनुसंधान कार्य सरल और सुगम होगा और जल्दी ही और स्पष्ट भी रहेगा और समय पर आपका खत्म भी होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।